हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। बच्चों, आज आपने प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 5 अटेम्प्ट किया होगा एंड होप सो धीरे धीरे आप में एक पेशेंस, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव डेवलप हो रहा है एंड यही हम चाहते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द बॉटनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 91, असर्शन। लो, पहला ही क्वेश्चन असर्शन। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये बायोटेक में लिखा भी है इंट्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल स्केल लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स। तो ये असर्शन सही है। बायोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल थेराप्यूटिक्स आर दोज क्लास और मेडिसिन्स which are grown and then purified from the large cell structures। पहले हम एक्सपेरिमेंट्स एक छोटे लेवल पे करेंगे, लेबोरेटरी स्केल पे। जब हमें समझ में आ गया कि हाँ ये सक्सेस हमें मिल गई और ये हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज़ ऑन द लार्ज स्केल। बिल्कुल, तो ये भी सही है। तो आपने असर्शन में जो बोला है उसी को आपका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। सो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर होगा ए, राइट। चलो अगला 92, देखो दिख रहा है आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया गया है कि रेस्ट्रिक्शन साइट 1 और 2 पे कट किया, जिसने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बनाए 3। हम जानते हैं अगर लीनियर डीएनए है तो लीनियर डीएनए पे नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स है ना, ये फॉर्मूला बताया गया है। लीनियर डीएनए में नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स +1, है ना, यही होगा। और देखो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स 1 और 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी, तो अगर 2 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं तो आपकी टोटल फ्रेगमेंट्स कितनी जनरेट होंगी, 3 फ्रेगमेंट्स। डन, 3 फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगी। अब यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स में साइज का वेरिएशन है। फर्स्ट सेकेंड ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसने ए बी और सी जनरेट करा। यहाँ पर आपको अरेंज करके सिर्फ ये बताना है कि कौन सी फ्रेगमेंट कहाँ पर जाएगी। सो प्रिंसिपल आप जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, कैथोड एनोड, है ना। डीएनए फ्रेगमेंट को कहाँ लोड किया जाता है, लोडिंग कहाँ होता है, कैथोड की तरफ, और वो भागेंगी कहाँ जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि डीएनए का चार्ज है नेगेटिव। चलो, तो इसमें एक चीज याद रखना बच्चों, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव्स, है ना, फार्दर मतलब दूर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी छोटी फ्रेगमेंट, सबसे छोटी फ्रेगमेंट कहाँ पर रहेंगी, पॉजिटिव के पास। तो यहाँ सबसे छोटा है बी, तो ऐसा कोई जो बी को प्लस के पास दिखा रहा है, आपको देखो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन में दिख रहा है। और सबसे दूर कौन सा रहेगा प्लस से, एनोड से दूर कौन सी रहेगी फ्रेगमेंट, बड़ी फ्रेगमेंट, है ना। तो क्यों? क्योंकि पोर साइज छोटे हैं, तो बड़ी फ्रेगमेंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तो बड़ी फ्रेगमेंट थी सी, तो सी कहाँ रहेगी, कैथोड के पास में। तो ऐसा ऑप्शन आपको, क्योंकि साइज कैसा है, साइज सबसे छोटा है बी, उससे थोड़ी सी बड़ी है ए, और फिर है सी, तो ठीक है। तो बी वहाँ पर एनोड के पास, उसके पास में ए, और फिर उससे सबसे दूर सी। तो आंसर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है बी फॉर बॉम्बे। डन। चले क्वेश्चन नंबर 93, विच
one is the true statement regarding DNA polymerase used in PCR. अच्छा, PCR में आप किसे यूज करते हैं? टेक पॉलीमरेज, है ना, टेक पॉलीमरेज। तो पढ़ ले, टेक पॉलीमरेज के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल। नहीं, ये तो किसका काम है? डीएनए लाइगेज का। ये गलत है। इट सर्व्स एज अ सिलेक्टिबल मार्कर। बिल्कुल नहीं। सिलेक्टिबल मार्कर्स कौन होते हैं? हमारे सिलेबस में बताया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट्स। तो ये भी गलत है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस। नहीं, टेक पॉलीमरेज किससे आइसोलेट हुआ है? आर्कीबैक्टीरिया। किससे आइसोलेट हुआ है? आर्कीबैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। हाँ जी, क्यों? तभी तो इसको पीसीआर में यूज करते हैं ना, थर्मोस्टेबल है। तो यहां पर क्या सही है? डी, 93 डी। क्वेश्चन नंबर 94, मैच द कॉलम। आपको नेमिंग दिया है, नॉमेनक्लेचर दिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। तो यहाँ पर ई, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है बच्चों? फर्स्ट अल्फाबेट इज नेम ऑफ द जीनस, जीनस इश्चरीचिया, और सीओ है कोलाई, नेम ऑफ द स्पीशीज। देन है आर, नेम ऑफ द स्ट्रेन। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, दैट इज फर्स्ट वन। सो 2, 3, 4 एंड 1, है ना। अब यहाँ पर आपको 2, 3, 4 एंड 1 ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चल नेक्स्ट 95, स्टेटमेंट ए, एट प्रेजेंट अबाउट 30 recombinant therapeutics have been approved for human use वर्ल्ड ओवर, है ना। बिल्कुल सही बात है। बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में वो पैराग्राफ है छोटा सा, वहाँ पर ये लाइन लिखी है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स को परमिशन मिली है मार्केटिंग के लिए। सो 30, पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना है? 12, है ना। सो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी, 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ दी बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो दोनों ही ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट, नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टिबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। बिल्कुल सही बात है। सिलेक्टिबल मार्कर्स मतलब आप रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बिकॉज द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस। हाँ जी, नॉर्मल ई कोलाई सेल के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है किसी भी एंटीबायोटिक के लिए, और इसीलिए आप अगर उसमें कोई भी इंसर्शन करेंगे तो आपको रिकॉम्बिनेंट्स नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को जस्टिफाइबल आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको किस में आपने इंसर्ट किया है। ये स्टेटमेंट सही है, और इसीलिए आपको सिलेक्टिबल मार्कर की यूज लगी, बिकॉज इट मेक्स ई कोलाई आइडेंटिफिएबल बिकॉज ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने से ये प्लाज्मिड लिया, है ना। अब इस प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मान के चला PBR 322, है ना। तो इधर ये है आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, और ये है आपकी TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट्स या जीन्स है। अगर आपने कोई एलियन इंसर्शन यहाँ पर किया तो एलियन इंसर्शन करने से होगा क्या? कब करोगे एलियन इंसर्शन? जब आप इसे कट करोगे, है ना। तो आपने अगर इसे काटा और एलियन इंसर्शन किया तो इस एलियन DNA को इंसर्ट करने से कौन सा जीन डिस्टर्ब हो गया? किसकी सेगमेंट, किसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। सो यहाँ पर क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज इनएक्टिवेटेड, और इसी को बोला जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
और अगर ये होगा तो बच्चों ये प्लाज्मिड ये क्या होगा, लूजेस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ऐसा ई कोलाई जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसे आप टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो वो ई कोलाई मर जाएगा। आई बात समझ में? और ये टेक्निक आपको मदद करती है टू सेपरेट द रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है बच्चों। और सी, बिकॉज इट मेक्स ई कोलाई आइडेंटिफाइबल थ्रू क्रोमोजेनिक रिएक्शन, नहीं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आपको ए और बी सही दिख रहे हैं और ये ऑप्शन है डी जिसमें लिखा है दोनों सही है, ए एंड बी। डन। चलो, असर्शन 97 असर्शन है क्राई प्रोटीन्स आर इंसेक्टिसाइडल्स। बिल्कुल सही है, इंसेक्ट को मारने की प्रॉपर्टी है क्राई प्रोटीन। क्राई का मतलब होता है क्रिस्टलाइन, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जब एक्टिवेटेड होते हैं दे प्रोड्यूस अ एंडोटॉक्सिन, है ना। जैसे ही क्राई प्रोटीन का एक्टिवेशन हुआ, है ना, इसका एक्टिवेशन से क्या होगा, एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन निकलता है बच्चों। और ये एंडोटॉक्सिन क्या करता है, क्रिएट पोर्स ऑन मिडगट एपिथेलियम, और फिर उस बेचारे इंसेक्ट मिडगट एपिथेलियम की सरफेस पे पोर्स, परफोरेशंस क्रिएट करता है और उस बेचारे इंसेक्ट्स की बॉडी में फ्लूइड एंटर हो जाता है। तो वो इंसेक्ट की सेल्स का स्वेलिंग, लाइसिस और इवेंचुअली डेथ। तो ये होगा। सो नाउ द असर्शन इज क्राई प्रोटीन्स आर इंसेक्टिसाइडल। बिल्कुल सही है। रीजन, एक्टिवेटेड क्राई प्रोटीन्स क्रिएट पोर्स, हाँ जी, ऑन द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स ऑफ ऑल इंसेक्ट नहीं है, ऑल इंसेक्ट नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं दिस जीन इज इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है ना, तो ऑल जीन लिखना गलत हो गया। तो जल्दबाजी में आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा। सो दिस इज रॉन्ग। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट वन, 98, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत मैच को चुनना है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। बिल्कुल सही है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं क्लासरूम लेक्चर्स में आपको बताती हूँ। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ह्यूमिलिन बोलते हैं और ह्यूमिलिन का स्ट्रक्चर ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, इमेच्योर में और मैच्योर में ए और बी, कितने अमीनो एसिड्स, ये सब कुछ आपको बताया है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब हार्ट की टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई कम मिलना। क्यों? हो सकता है ड्यू टू कंजेशन ऑफ द लंग्स, हो सकता है ड्यू टू ब्लॉकेजेस। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एलाइजा है क्या? नहीं। एलाइजा इज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक यूज्ड। बेसिस क्या है एलाइजा का? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन भी क्वांटिटी याद होना चाहिए रोजी का, कौन सा? अल्फा। ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है दूध में इसके। तो गलत क्या है? सी। नेक्स्ट वन, 99, ऑल द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम टेक पॉलीमरेज। हाँ जी, टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिला है। इट इज थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट हुआ है। इट इज यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही। पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज का काम करता है ना, ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज ही है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेबल आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, अभी मैंने बोला ना डीएनए पॉलीमरेज है। दिस इज व्हाट, ठीक है। तो आंसर क्या है? इनकरेक्ट, डी। नेक्स्ट वन, 100, RNA interference RNAi technique has been developed to protect the plants from the nematode. In this technique, mRNA of the nematode is silenced by
प्रोड्यूस्ड डैश बाय द होस्ट प्लांट। मैं छोटा सा फ्लो चार्ट आपको बता देती हूँ, है ना। जो बच्चे नए अभी यहाँ पर जुड़े हैं, क्लासरूम सेंटर से नहीं कनेक्टेड है, उन्हें ये फ्लो चार्ट बेनिफिशियल है। बाकी जो बच्चा MGCI का स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट, वो तो जानता है। यहाँ पर देखो हुआ क्या था, हमने नीमेटोड स्पेसिफिक जीन, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन को वेक्टर फिर किस में डाला, होस्ट प्लांट में, होस्ट प्लांट। अब ये होस्ट प्लांट में क्या प्रोड्यूस होगा, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA। तो अगर बेटा दोनों सेंस और एंटी सेंस RNA प्रोड्यूस हुए, मान के चलो ये है हमारा एंटी सेंस, है ना, और सेंस है ये, ठीक। प्रोटीन कौन बनाता है, सेंस mRNA बनाता है। ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड RNA। अब होगा क्या, एक एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स है बड़ा सा, दैट इज डाइसर। ये डाइसर क्या करता है, डाइसर बाइंड्स विद एंटी सेंस, एंटी सेंस जिस थाली में खाएगा उसमें छेद नहीं करता ये, है ना, एंड ब्रेक सेंस mRNA, ठीक है। तो अब इस होस्ट प्लांट में क्या बच जाता है, क्या बचा, एंटी सेंस mRNA रिमेन्स। अब जैसे ही नीमेटोड अटैक करेगा, ये तो होस्ट प्लांट की बॉडी में हो रहा है, ट्रांसजेनिक होस्ट में, जैसे ही नीमेटोड अटैक करेगा, नीमेटोड का mRNA इसमें इंट्रोड्यूस होगा। अब ये क्या करता है, सेंस mRNA, नीमेटोड के सेंस mRNA के साथ ये एंटी सेंस mRNA बाइंड हो गया, फिर डाइसर एक्टिवेट हुआ और इस तरह से नीमेटोड के mRNA को बार बार खत्म किया जाता है और नीमेटोड इज अनेबल टू सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट, है ना। तो यहाँ पर नीमेटोड, ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, नीमेटोड इज अनेबल टू सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, NCERT की लाइन है ये, ड्यू टू स्मॉल इंटरफियरिंग RNA, इंटरफियरिंग RNA। तो ये कौन सा RNA था भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था ना, जिसने रुकावट क्रिएट करी। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन, ssRNA, ये रहा C। एक छोटे से वर्ड को बताने के लिए मुझे आपको टेक्निक्स समझानी पड़ी, राइट। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, which of the following statement is incorrect about genetic engineering? It is a technique that is used for obtaining valuable product. हाँ जी बिल्कुल सही है। It is often referred as recombinant DNA technology, बिल्कुल सही है। Organism carrying the foreign genes is termed as transgenic or GMO, ये भी सही है। Alex Jeffrey discovered जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नहीं। इन्होंने क्या डेवलप की, DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सो आंसर होगा डी, इनकरेक्ट बोला था ना। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग फॉर द बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर लार्ज वेसल्स आपने देखे हैं, जिसके अंदर आप माइक्रोबियल कल्चर की मदद से फॉरेन जीन प्रोडक्ट को बढ़ाते हो। टेम्परेचर ऑफ बायोरिएक्टर इज कंट्रोल्ड बाय हॉट कोल्ड वाटर, हाँ जी सही है। स्पार्स स्टर्ड टैंक इज सिलेंड्रिकल, नहीं। देखो बायोरिएक्टर जो कॉमन देखा वो स्टरिंग टाइप है ना। अब इस स्टरिंग टाइप बायोरिएक्टर में एक था सिंपल स्टर्ड, सिंपल स्टर्ड था जिसका
बेस कैसा था, कर्व्ड, कर्व्ड, है ना। और एक था स्पार्ज्ड टैंक, स्पार्ज्ड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन बबल की मदद ली, तो बेटा उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा रखा, तो इसकी बेस कैसी थी, फ्लैट बेस थी, और यहाँ पर कर्व बेस है। तो इधर क्या लिखा है, सिलेंड्रिकल होता है स्पार्ज्ड टैंक, तो ये गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। ये देन 100 से 1000 लीटर होती है उसकी कैपेसिटी, ये बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट, न्यूट्रिशन देता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ये सही है। मेंटेन एक्सपोनेंशियल फेज, हाँ ये भी सही दिख रहा है अभी तक। विदाउट यूजिंग कल्चर मीडियम एंड ऑक्सीजन, क्यों, क्या कोई जादू होता है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे तो कैसे माइक्रोबियल कल्चर मीडियम के बिना आप कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाएंगे। सो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बी एंड बी गलत है और ई गलत है, तो 2 गलत है, सी। नेक्स्ट वन, कंसिडर द गिवन स्टेप्स इन रिलेशन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, हाँ जी ये करते हैं। आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, अरे आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो बहुत पहले हो चुका है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो तो टूल्स है ना, सो दिस इज रॉन्ग। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, हाँ जी ये सही है। होस्ट के अंदर मेंटेनेंस डीएनए का, ये भी सही है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए ऑफ स्पेसिफिक पोजीशंस बाय एक्टिविटी ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, अरे ये सब कुछ तो टूल्स है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप नहीं है ना। सो क्या गलत है, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ठीक। इफ अ डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट इन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन प्लाज्मिड PVR 322, तो यहाँ पर याद करो अभी मैंने एक बताया था आपको प्लाज्मिड, है ना, इस प्लाज्मिड को हमने PBR 322 नाम दिया है, दिस इज व्हाट PBR 322। अब इसमें एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और एक बड़ा सा रेजिस्टेंट जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, है ना। अब इसने क्या बोला कि आपने एक फॉरेन इंसर्ट किया, है ना, इधर कहीं पर, यहाँ पर फॉरेन इंसर्ट किया आपने। अब बच्चों अगर आपने फॉरेन इंसर्ट किया है तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को डिस्टर्ब किया, इसका मतलब दिस लॉस्ट एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, किसने खो दिया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, जिसके अंदर फॉरेन इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पर बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया सेल विल डाई, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है कि सभी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड सभी मर जाएंगे, अरे ऐसा नहीं होता। जिसने लॉस किया है, किसने लॉस किया है, ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, है ना, ठीक है। चलिए, सो दिस इज रॉन्ग। रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल डाई एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल ग्रो। देखो रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल विल डाई, हाँ जी ये सही है, ये रिकॉम्बिनेंट रेसिपिएंट सेल मर जाएगी एम्फिसिलिन मीडियम में, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है पर ट्रांसफॉर्मेंट तो है, वो उसके पास तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इस रेजिस्टेंस जीन में, वो सर्वाइव करेगी, ये सही है बच्चों। नेक्स्ट सी क्या है, ऑल ट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट विल ग्रो एंड नॉन ट्रांसफॉर्म, ये तो फर्जी, नहीं, मोर ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल विल ग्रो, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक। अगला 105, विच इज नॉट इंक्लूड एज कैरेक्टर ऑफ वेक्टर। वेक्टर में आप इसेंशियल कैरेक्टर्स क्या देखते हो, डायरेक्टली दिया है आपको, सिलेक्टिबल मार्कर्स, है ना, होंगे, प्रेजेंस ऑफ फोराई होगा, कैन प्रोड्यूस अ प्रोटीन विच कैन डिग्रेड द होस्ट सेल, अरे नहीं, तो फिर इसे हम कैसे वेक्टर की तरह यूज करेंगे। प्रेजेंस ऑफ सूटेबल साइज, हाँ, क्लोनिंग साइट्स होंगे उसके,
और उसके पास सूटेबल साइज, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, कैसे जीन फ्रेगमेंट को, छोटे साइज़ के जीन को आपको क्लोनिंग करवाना है, बड़े साइज़ की जीन को क्लोनिंग करवाना है. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो गलत है सी. नेक्स्ट, इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव इंसुलिन बाय बायोटेक. हाँ जी, हमने देखा इली लिली कंपनी ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को डेवलप किया. क्यों? लेस एक्सपेंसिव. हाँ जी. इट इज़ नॉन एलर्जिक. हाँ. इट में प्रोड्यूस लार्ज. हाँ, वो तो आप जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं उतना बनेगा. तो ये सारे ही स्टेटमेंट्स ट्रू बैठे बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड इंसुलिन के लिए. 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस. गोल्डन राइस बनाया था हमने, याद है, डेफोडिल से जीन एक्सट्रैक्ट किया था और बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन करवाया, जिससे उसका कलर भी क्या हो गया, येलो, है ना. सो दिस इज extracted gene from the daffodil, right? It is pest resistant. नहीं, गलत है. तो पेस्ट रेजिस्टेंट थोड़ी है. ड्रॉट टॉलरेंट, बिल्कुल नहीं. येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस, नहीं. हमने कैरेट या डैफोडिल से इंट्रोड्यूस किया. तो सही क्या है? पहला ही, ए. नेक्स्ट, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है, कैटल्स डू नॉट ब्राउज. ब्राउज चरना है ना, ब्राउजिंग एफिशिएंसी. कैलोट्रॉपिस एज दीज प्लांट्स प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. बिल्कुल सही. आप देखोगे कैटल्स, जो आखड़ा काव, उसको खाते नहीं है. उन्हें पता है कि इसको खाने से या तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होंगे या फिर सीवियर कंडीशन में डेथ हो सकती है. सो दिस इज ट्रू. टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स. हाँ जी. इंटरैक्शन में आपको बताया है, फ्लैमिंगोज, विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेसिडेंट फिशेस अनरिलेटेड स्पीशीज है. कंपटीशन होता था जू प्लैंक्टन्स के लिए. थर्ड, रिसोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू ऑकर. हाँ, वो गैलापागोस आइलैंड में बहुत सारा भरपूर रिसोर्स था, फिर भी लड़ रहे थे. इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, फीडिंग एफिशिएंसी of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other. हाँ जी, यहाँ गैलापागोस आइलैंड में जो एबिंगडन टॉर्टोइस था वो अच्छे से खा रहा था. जैसे ही गोट को इंट्रोड्यूस किया, उसके कारण से इसकी फीडिंग एफिशिएंसी, क्योंकि गोट जल्दी जल्दी खाती है और टॉर्टोइस की फीडिंग एफिशिएंसी कमज़ोर है, तो यहाँ पर इनमें कंपटीशन डेवलप्ड हो गया. Abingdon tortoise in Galapagos Islands become extinct within decade after the goats were introduced. बिल्कुल सही बात है. सारी ही स्टेटमेंट सही है. कितनी है? 5. तो 5. B for Bombay. Next one. If there are 50 Drosophila in a laboratory and 3 out of them die, तो आपको बताना है कि उसका डेथ रेट है ना. तो पर कैपिटा मतलब डेथ रेट हुआ ना. डेथ रेट क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डाई अपॉन टोटल. बर्थ रेट भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है. तो यहाँ पर कितने? 3 मर गए. टोटल थे 50. कितना होगा? 0.06 पर वीक. ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ, पहला ही ऑप्शन है. 0.06 इंडिविजुअल्स पर ड्रोसोफिला पर वीक. क्लियर है? चलो अगला, लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन माइट्स. अरे ये तो एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है. कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स, ये सब पैरासाइट्स है ना, एक्टोपैरासाइट्स हैं. लाइकेन तो सिम्बायोटिक. माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म, राइजोबियम सिम्बायोटिक. तो पूछा क्या है? पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल है 1, 2, 3. 3 वाला ऑप्शन है ए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111. ठीक, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट बताना है, गलत. हाँ,
अमेंसिलिज्म वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। हाँ जी बिल्कुल, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए हम अमेंसिलिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रल इंटरैक्शन, वो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबायोटिक और दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो एंटीबायोटिक मार रही है, नेगेटिव इंटरैक्शन, ये सही है। अमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान और एक को बेनिफिट नहीं। वन स्पीशीज इज हार्म्ड व्हाइल अनदर इज अनअफेक्टेड, ये सही है। अमेंसिलिज्म इज नेगेटिव इंटरैक्शन, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ए, नहीं इनकरेक्ट बोलना, इनकरेक्ट हाँ, तो इनकरेक्ट तो सिर्फ है ओनली बी, है ना, तो आंसर होगा ए, ओनली बी आपको बोला है, ठीक है। 112 द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म मतलब एक दूसरे को बेनिफिट, बी एंड हैंगिंग मॉस कुछ भी, कैटल इग्रेट बर्ड एंड कैटल नहीं, ये कमेंसिलिज्म है। क्रोकोडाइल एंड बर्ड नहीं, ये प्रोटो कॉपरेशन का एग्जाम्पल है। उसने पूछा है म्यूचुअलिज्म में फिग ट्री एंड दी वैस्प, हाँ ये एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। फिग ट्री क्या करेगा, फिग ट्री फिग्स नरिशमेंट देंगे किसको, वैस्प के लार्वे को, और ओवी पोजीशन के लिए सेफ प्लेसेस मिलेंगी, और वैस्प क्या करेगा, पॉलिनेट, है ना। सो दिस इज ट्रू, सो आंसर होगा डी 112। अगला 113 असर्शन, टू बटरफ्लाई स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम नेक्टर, अच्छा लड़ रही हैं ये गार्डन में, अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट फीडिंग पैटर्न। हाँ जी, दोनों में से किसी ने सोच लिया कि चलो हम किसी और फूल से, रिसोर्स से नरिशमेंट ले लेते हैं, तो लड़ाई नहीं होगी। रिसोर्स पार्टीशनिंग, हाँ रिसोर्स पार्टीशनिंग ही तो हुआ, टू अवॉइड कंपटीशन, तो ये असर्शन रीजन सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा आपको दिख रहा है डी 113। नेक्स्ट इज 114 ऑब्जर्व दिस इकोलॉजिकल पिरामिड, देखो ये पिरामिड कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड है ना, उल्टा है ये, इन्वर्टेड पिरामिड है। और इन्वर्टेड पिरामिड हमने कहाँ पढ़े हैं आपकी बुक ने, इन्वर्टेड पिरामिड क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, है ना। अरे एक पेड़ और फिर उसे खाने वाले बहुत सारे इंसेक्ट्स और उसको खाने वाले और भी ज़्यादा एक्टोपैरासाइट्स, तो इन्वर्टेड है। दूसरा बायोमास, वजन का पिरामिड, बायोमास ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये दो इन्वर्टेड है। चलो ऑप्शन में क्या पूछा है, ये पिरामिड किसके लिए सही है, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ सिंगल ट्री इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है। बायोमास पॉन्ड में, हाँ तो ए और बी सही है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सिंगल ट्री, नहीं बायोमास तो ये इरेक्ट होगा ट्री इकोसिस्टम में, तो ये गलत है, तो इधर ए और बी दोनों में से कुछ भी, है ना, दोनों में से कोई भी सही है। इन्वर्टेड पिरामिड। 115 असर्शन द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड, हाँ बिल्कुल 3 से 4 उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल आपको नहीं मिलेंगे। क्यों, बिकॉज हर एक ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी लॉ फॉलो होता है, ये भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म 90% एनर्जी खुद यूज़ करेगा और सिर्फ 10% देगा, तो बच्चों धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफ़र कम होती जाएगी, तो ट्रॉफिक लेवल्स लिमिटेड हो गए। सो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर है ए 115। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ, हाँ देखो यूनिट दिए प्रोडक्टिविटी की, आपको क्लास में याद करवाया है, किलो कैलोरीज पर मीटर क्यूब नहीं है, नहीं ग्राम मीटर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, हाँ ये सही है। ग्राम मीटर इनवर्स नहीं, किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, सो सेकेंड एंड फोर्थ ऐसा ऑप्शन, ये दो यूनिट्स सही है, सी। नेक्स्ट वन देखो, ये आपको फूड वेब बताया है, विच आपको ही बताना है कौन सी स्पीशीज ऑटोट्रोपिक और डिकम्पोजर दोनों है रिस्पेक्टिवली। ऑटोट्रोफिक मतलब उससे एनर्जी जा रही है ना,
सो उससे एनर्जी जा रही है, ऑटोट्रॉपिक, तो यहाँ ए ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो फाइनली जिसके पास सारी एनर्जी जा रही है वो डिकम्पोजर है, तो आपको दिख रहा है ए और ई है ना, ऑटो डिकम्पोजर रिस्पेक्टिवली, ए ऑप्शन होगा इसका, ए एंड ई। नेक्स्ट 118 ही है ना, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। आपने पढ़ा है FLCHM, याद कराती हूँ मैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। क्लियर? चलो देखें, कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप डिकम्पोजिशन में अंडर फुली एनारोबिक, अरे ऑक्सीजन चाहिए ना, एनारोबिक कंडीशन में थोड़ी होता है। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीचे जाते हैं, इसने क्या बोला, ऊपर, राइज, ये गलत है। फ्रेगमेंटेशन, हाँ छोटे छोटे टुकड़ों में फिजिकल फ्रेगमेंटेशन होना, अर्थवॉर्म करता है, ये सही है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, हाँ। विच अंडरगोस माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट रेट, एट अ वेरी फास्ट रेट, देखो गलत हो गया ना, यहाँ तक तो सही था, पर वेरी फास्ट रेट नहीं होता, बहुत स्लो डिकम्पोजिशन है, ह्यूमस रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पर एक ही करेक्ट दिख रहा है आपको, सी। नेक्स्ट, सपोज 1000 जूल्स ऑफ सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन दी ग्रीन वेजिटेशन, अच्छा तो 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से निकालना है भैया। देखो सबसे पहले तो आप ये पता लगा लो कि ओनली है ना 1%, 1 से 5% होता है वैसे, 1% ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, इसी को यूज कर रहा है वो। तो सबसे पहले तो 1% निकालो, 1% ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, 10। तो अब ये जो 10 जूल है, ये 10 जूल प्रोड्यूसर के पास हो गई है ना, दिस इज 10 जूल्स। अब इसमें 10% लगाओगे, 10% ऑफ दिस कितनी बची, 1 जूल। अब इस 1 जूल में भी 10% लगाओगे तो कितना बचा, 0.1 जूल्स। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, ए, ठीक है। नेक्स्ट वन 120, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम बाय हर्बीवोर्स। डेफिनेशन है डायरेक्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ न्यू बायोमास जो किसने बनाया, कंज्यूमर्स ने। 121, मैच दी कॉलम, ठीक है। चलो कॉलम 1 प्लांट, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट पूरा बायोडाइवर्सिटी का डेटा आपको याद कराया है मैंने क्लास में। प्लांट्स की डाइवर्सिटी कितनी है, 40,000, इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000, फिशेस 3,000, मैमल्स 427 मैमल्स एम्फीबियंस थे ना, बर्ड्स 1300। तो यहाँ पर 34152 34152 ऐसा ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 122, राइट। पिरामिड्स दिए हैं आपको और आपको ये बताना है कि कौन से रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत, हाँ। यहाँ पर देखो ग्रोइंग एज, रिप्रोडक्टिव, और यहाँ पर ओल्ड एज के बारे में बताया। तो ए ऑप्शन, पॉपुलेशन बी हैज स्लोअर ग्रोथ रेट देन पॉपुलेशन ए, बी का ग्रोथ रेट कम है देन ए, हाँ सही दिख रहा है बिल्कुल। एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली डायग्राम से एनालिसिस करना है। बी पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हायर देन इट्स डेथ रेट, अरे उल्टा ही दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पर क्या है आपको बर्थ रेट है ना, और ये क्या है डेथ रेट, मतलब ओल्ड
तो ये बोल रहा है बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, नहीं, गलत है ये। पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोइंग, हाँ, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। बी हैज़ हाईएस्ट डेथ रेट अमंग द 3 पॉपुलेशन, हाँ जी, 3 पॉपुलेशन को कंसिडर करो तो पीक उसका सबसे टॉप पे जा रहा है, ये सही है। तो आपको इनकरेक्ट चुनना है ना, सो बी फॉर बॉम्बे। अगला 123, अबेंडन टॉर्टोइज, बड़ा परेशान कर रहा है टॉर्टोइज, इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड्स आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड, हाँ जी। ये क्या है, को एग्जिस्टेंस, साथ में रहते हैं, नहीं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, हाँ ये सही है। बेनिफिशियल, नहीं। इंट्रा स्पेसिफिक, नहीं, सेम स्पीशीज थोड़ी है टॉर्टोइज और गोट। सो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। 123, नेक्स्ट वन। हाँ देखो, ग्राफ्स है। अब अगर स्पीशीज ए और बी अकेले रहती अलोन तो ये ग्रो कर रही हैं, अगर ये दोनों साथ में रह रही हैं तो इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई, मतलब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रही होंगी, है ना। साथ में रहने पर इनमें नेगेटिव इंटरैक्शन हो रहा है तो दोनों को नुकसान है, तो लड़ना इज कॉम्पिटिशन, सी। नेक्स्ट 125, consider this statement. First, primary productivity refers to biomass production by producer, बिल्कुल सही है, फूड चेन में। सेकेंडली, सेकेंड स्टेटमेंट, कंज्यूमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हाँ अभी देखा ना हमने, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा सी, 125 सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इकोसिस्टम, अरे फंक्शनल एट्रीब्यूट्स में प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे हमने देखे ना। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन थोड़ी है इसका फंक्शनली, तो स्ट्रक्चरल है। डोमिनेंस कुछ भी लिख दिया, एनर्जी फ्लो है, प्रोडक्टिविटी है, डीकम्पोजिशन है, तो CDE फंक्शनल एस्पेक्ट बोला है। नेक्स्ट 127, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कैन नेवर बी इन्वर्टेड, हाँ क्यों, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ को फॉलो करता है तो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता एनर्जी का पिरामिड, बिल्कुल सही है। पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड नंबर्स कैन बी इन्वर्टेड सिंस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम डज नॉट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, हाँ बिल्कुल सही है। तो स्टैंडिंग क्रॉप और नंबर्स को इन्वर्ट हो सकता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी एनर्जी, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सही है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीशीज, हाँ ये लिमिटेशन है पिरामिड का। सेप्रोफाइट्स को प्लेस नहीं दी, ये भी लिमिटेशन है। सो यहाँ तो सभी सही दिख रहा है, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ मतलब ये ABCD ये सभी सही है, डी। ठीक है, चारों स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन 128, healthy ecosystem are the base of a wide range of economic, environmental, aesthetic goods, हाँ ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यकरण के लिए ये ज़रूरी है। और हेल्दी फॉरेस्ट में वाटर प्योरिटी, एयर मेंटेनेंस, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब इकोनॉमिक वैल्यू के हैं, हाँ इन सभी से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। सो बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन, पॉल एहरिच, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या किया, एयरप्लेन को किसके एनालॉगस मान लिया था, इकोसिस्टम, है ना। और जो स्क्रू रिवेट्स है, रिवेट्स, उसे किसके एनालॉगस माना, स्पीशीज के। डन। तो अब देखो यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, हाँ बायोडाइवर्सिटी में कमी आई थी, ये बताया उसने।
मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैव सम रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, हाँ ये भी सही है। द बायोडाइवर्सिटी इज नॉट मीनिंगलेस, हाँ ये भी बता दिया। मतलब ये आप मान के चल सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने यही बताया ना कि धीरे धीरे स्क्रूज रिवेट्स मतलब स्पीशीज को हटाएंगे तो इकोसिस्टम मिसबैलेंस होगा, और जब कीस्टोन स्पीशीज जैसे विंग्स के रिवेट्स अगर हटा दिए गए तो प्लेन तो क्रैश होना ही है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस इसने बताया। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन C2 एंड XC2 कंजर्वेशन? देखो सेक्रेट ग्रूव्स ये इन C2 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन C2, वाइल्ड लाइफ सफारी नहीं है वो XC2 होता, बायोस्फीयर रिजर्व इन C2, गार्डन्स तो XC2 है, सीड बैंक्स XC2 है, जूलॉजिकल पार्क्स XC2, गार्डन्स X, सेक्रेट लेक्स इन C2, नेशनल पार्क्स इन C2, जीन बैंक XC2। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 5 बराबर हो गया है, तो लो मैच हो गया, ड्रॉ बराबर। तो 5 5 इन C2 और XC2। नाउ 131 रीड दी फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दे रखा है, z की वैल्यू, स्लोप की, y इंटरसेप्ट दिया है, एरिया दिया है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, है ना, स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल्स टू C a टू द पावर z। ठीक है, दिस इज व्हाट स्पीशीज richness, this is what y intercept, and a is area, and this is slope, slope या फिर regression। अब देखो यहाँ पर 2 है ना, कंट्री A, कंट्री A के लिए आपको S इज इक्वल्स टू, देखो यार C की वैल्यू 10 और इधर 20 है ना, तो यहाँ पर 10 इंटू क्या हो जाएगा 62,000 किलोमीटर्स। अब पावर तो दोनों का Z की वैल्यू सेम है। अब कंट्री बी के लिए S इक्वल्स टू, ये बढ़ गया 20 हो गया y इंटरसेप्ट, और ये भी एरिया भी बड़ा है 65,000। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू नहीं निकालना, सीधा आपको मिल जाएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलो। कंट्री ए हैज़ हायर बायोडाइवर्सिटी देन बी, स्पीशीज रिचनेस कंट्री ए का ज़्यादा है क्या? नहीं, ये वैल्यू छोटी आएगी बी से, ये वैल्यू क्या है, लेस है, लेस, और ये क्या है, ज़्यादा आना है, इतना तो दिख ही गया। कंट्री बी हैज़ लेस नंबर ऑफ स्पीशीज देन ए, नहीं, इसकी स्पीशीज ज़्यादा है। कंट्री बी हैज़ मोर स्पीशीज रिचनेस देन ए, बिल्कुल सही। बोथ कंट्रीज ए एंड बी हैव सेम बायोडाइवर्सिटी, दोनों का बायोडाइवर्सिटी सेम है क्या? कहाँ से अलग अलग आएगा, ये गलत है, आंसर होगा सी। चलो 131। अगला आपको स्लोप्स बताए हैं ABC स्पीशीज के, स्पीशीज रिचनेस एरिया एक्सप्लोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू देख लो बच्चों, ये इधर, ये इधर, ये इधर, मतलब C बड़ा आएगा B से, सबसे कम है A का स्लोप, है ना। Y इंटरसेप्ट से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसमें किसमें C सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, C दिख रहा है, देखो C बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा B और फिर A, बाकी दूसरे ऑप्शंस में डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये आंसर होगा C। 132। नेक्स्ट वन, इन इंडिया regions of dash have highest degree of endemism, hence known as biodiversity hotspots। hotspots कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सही है, पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, ऐसे स्टीलर सीकाऊ का भी हुआ था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अर्थ समिट 1992 में हुआ रियो डी जनेरियो, बिल्कुल सही है।
वर्ल्ड सबमिट जोहानिसबर्ग 2002, ये भी सही है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, बिल्कुल सही, सभी स्टेटमेंट सही। डी। नेक्स्ट वन, द एक्सेलरेटेड ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज ड्यू टू, देखो एक्सेलरेटेड रेट मतलब तेजी से स्पीशीज खत्म हो रही है, क्यों, क्या कॉजेज है? 4 इविल क्वाड्रेट्स, हैबिटेट लॉस, हाँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल, को एक्सटिंक्शन, हाँ, एक और लिख देते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। पर अगर पूछा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस का है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। डन, सो सभी सही है, आंसर होगा डी। सो दिस comes to the end of botany solutions. Hope so your score is very good this time. Thank you so much.